देखिए, आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होते हैं, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आज हम इनके बारे में जानेंगे। इनके बाद एक एक टॉपिक पे हम डिटेल में क्लास भी रिकॉर्ड करेंगे और एक एक क्लास एक एक टॉपिक पे बेस होने वाली है। उस पर समय हम इन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम सिर्फ इनके बारे में जानने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट भी समझना है हमारे को। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। एग्रीमेंट कब बनता है, एग्रीमेंट जब एक प्रॉमिस बनता है, एक ऑफर को ऑफरी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसके अंदर लॉफुल कंसिडरेशन अगर होती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ एग्रीमेंट। सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट को। हम इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एग्रीमेंट की सबसे पहली जरूरत क्या है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाएगा जब एग्रीमेंट हो और एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। एग्रीमेंट क्या है, तो कोई भी प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टी के लिए, ऑफरर ऑफरी दोनों के लिए लॉफुल कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। बात करेंगे प्रॉमिस क्या है, बात करेंगे ऑफर क्या है, बात करेंगे ऑफरी क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। इन सारे टॉपिक पे भी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट क्या होते हैं, लीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं। लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जहां पर लीगल लाइबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कोई गुड्स खरीदा तो आपके ऊपर उसकी पेमेंट ड्यू है। अगर आप पेमेंट नहीं पे करेंगे तो आपके अगेंस्ट मुकदमा दायर किया जा सकता है, वो पार्टी कोर्ट जा सकती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई शादी का कार्ड देके जाता है कि भाई साहब मेरे यहाँ शादी है, आपको आना है। आप भी बोलते हो हाँ हाँ मैं जरूर आऊँगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप उसकी शादी अटेंड करेंगे ही करेंगे, या वो आप शादी अटेंड नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर एक FIR दर्ज करा देगा कि आपको मैंने शादी में बुलाया था, आप शादी में नहीं आए। शादी में बुलाना इज अ सोशल एग्रीमेंट। तो ऐसे जितने भी सामाजिक अनुबंध होते हैं, सोशल एग्रीमेंट होते हैं, यहां पर कोई लीगल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं यहां पर आपके ऊपर लीगल टर्म्स में लाइबिलिटी क्रिएट होती है। इनका पालन करना आपको जरूरी है। अगर आपने किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया है तो आपको परफॉर्मेंस देनी है, आप उस परफॉर्मेंस से बच नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, उन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपके लीगल कंप्लायंसेस आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। तो ये है सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दोबारा मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता हो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आपने कोई ऑफर को एक्सेप्ट किया और आप उसको अगर पूरा नहीं करते हैं तो सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है आपके अगेंस्ट। यह है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी उस आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। इसको हम बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट कब बनता है, तो एग्रीमेंट मैंने आपको बताया कि कोई भी एग्रीमेंट कब बनेगा, जब उसके अंदर लॉफुल कंसिडरेशन हो दोनों पार्टी के लिए, ऑफरर के लिए भी और ऑफरी के लिए भी, तब कोई भी एग्रीमेंट बनेगा, प्रॉमिस एग्रीमेंट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बिटवीन टू और मोर पार्टी टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट which is enforceable in a court of law. It is a binding legal agreement. ये एक binding legal agreement है।
ऐसे ही नहीं आप कह सकते कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था या ऐसे ही कर दिया था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं तो आपके ऊपर ये लायबिलिटी बाइंडिंग है। तो दोबारा रिपीट करो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। दोनों पार्टी के लिए एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस है। दोनों पार्टी जहां पर कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए एक प्रॉमिस कर रही है, तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बिटवीन टू और मोर द पार्टीज टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट which is enforceable in a court of law. तो this is contract. आगे बढ़े, प्रॉमिस क्या है? लगभग मैं अपने पीछे ही वीडियो में बता चुका हूं कि प्रॉमिस क्या है। When a person to whom the proposal is made significant is assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. जब सपोज करिए A ने B को कुछ ऑफर किया कि मैं अपना ये सामान आपको बेचना चाहता हूं, कितने रुपए का? इतने रुपए का। ये एक ऑफर है। कौन कर रहा है? ए इस जगह पर क्या कहलाएगा? ऑफरर कहलाएगा। जो पर्सन ऑफर करता है वो क्या कहलाता है? ऑफरर। ए क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। किसको? बी को। बी कौन है यहां पर? ऑफरी। अब बी के हैंड में है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सपोज ए ने कहा है कि मैं ये गुड्स आपको बेचना चाहता हूं, और कितने का बेचना चाहता हूं? 100 रुपए का बेचना चाहता हूं। बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, 100 रुपए में बी वो एक सामान खरीदने के लिए रेडी है। जैसे ही बी ने अपनी कंसेंट दी कि हाँ ठीक है, मैं ये सामान 100 रुपए में खरीदने के लिए एग्री करता हूं, ये ऑफर को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली, ये बन गया प्रॉमिस। इसे हम क्या बोलेंगे? अब ये ऑफर नहीं है, अब ये प्रपोजल नहीं है, अब ये प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है, ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है। ए ने कुछ सामान देने का वादा किया है बी को, तो बी को जो सामान मिल रहा है वो उसकी क्या है? कंसिडरेशन है। बी ने उसके बदले में ए को क्या देने का वादा किया है? 100 रुपए देने के लिए वादा किया है। ए के लिए वो 100 रुपए क्या है? कंसिडरेशन है। तो दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन है। अगर ये सामान जिसकी खरीद बेच की जा रही है ये लीगल वस्तु है, लीगल आर्टिकल है, तो ये जो सामान है ये एक लीगल चीज है, और इसके लिए किया गया जो एग्रीमेंट है वो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये जो प्रॉमिस है दोनों के बीच लिए कंसिडरेशन भी रख रहा है, और ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एन एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आइए सेक्शन 2B प्रॉमिस को हम दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent यानी कि अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. और एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली, दोनों के लिए कंसिडरेशन है, हो गया एग्रीमेंट। असेंशियलिटी ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसको किन किन चीज़ों से होके गुजरना होता है, यानी वो कौन कौन से फेजेस हैं जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है कि ये सब इसके लिए अंदर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए, उस ऑफर को लॉफुली एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए। आगे डिस्कशन करेंगे ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, पूरी एक क्लास बनाएंगे इसके ऊपर, एक वीडियो पूरा रिकॉर्ड करेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस पे। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये पार्टी दोनों की दोनों जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई हैं वो अपनी इच्छा से आई होनी चाहिए, इनकी किसी तरह से एनफोर्स नहीं किया जाना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इनकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी होनी चाहिए जिसको पूरा किया जाना मुमकिन हो। जैसे तुम कहो तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, इट्स नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पे भी हम सेपरेट एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें बात करेंगे कंसिडरेशन क्या है। फिलहाल हमें समझना है कि कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको पूरा किया जाना संभव हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी, जिन पार्टीज के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो उस एग्रीमेंट को पूरा करने की क्षमता रखती हो, कॉम्पिटेंट हो। एग्रीमेंट कर लिया लेकिन हमें साफ दिख रहा है ये पार्टी इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर सकती, पहले से ही पता है, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी कैपेबल ही नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सके। फ्री
एंड जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए। जो ऑफरर को कंसेंट मिल रही है ऑफरी से वो जेन्युइन होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट वो होती है जहां पर सामने वाली पार्टी हाँ तो करती है लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरिजन, इस तरह की कोई ना कोई प्रेशर है उसके ऊपर कि वो पार्टी फ्रीली अपनी कंसेंट दे नहीं पा रही है। जैसे गन पॉइंट, बोल हाँ, वो बेचारा करे तो क्या करे, हाँ नहीं बोलेगा तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो ऐसे में वो बोलता है हाँ हाँ भाई ठीक है ठीक है। तो कंसेंट तो मिल रही है लेकिन ये कंसेंट क्या है? फ्री नहीं है, इट्स नॉट अ फ्री कंसेंट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस पर्पज से ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो काम करना है, उसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए दैट शुड बी लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। किसी इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, किसी ऐसे काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए जो पहले से ही लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं। वॉइड नहीं होना चाहिए। जैसे हमको मालूम है कि किसी माइनर के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, एब इनिशियो। वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की चौखट पर, कोर्ट की चौखट पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि अगर आप लॉ माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। किसी लुनेटिक के साथ, पागल के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी वॉइड है। किसी आप जो है एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या है? वॉइड है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि वॉइड एब इनिशियो ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड कहलाते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही इलीगल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस सर्टेन हो, उसको किया जाना संभव हो। किसी ऐसे काम के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जैसे अभी कंसिडरेशन में मैंने बात की, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाए, तो परफॉर्मेंस इज नॉट इम्पॉसिबल, परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल है, तो ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं वो लीगली सही होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये था एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एसेंशियल्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होगा जब इन सभी चीजों को वो फॉलो करेगा। उसके बाद प्रॉमिस, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज एसेंट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वैलिडिटी के आधार पे, फॉर्मेशन के आधार पे और परफॉर्मेंस के आधार पे। 3 ब्रॉड कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट की, वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। वैलिडिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? तो 5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिडिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स में डिवाइड है? 5 टाइप्स में, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी। परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। अगली क्लास में हम इस पे डिस्कशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सारे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट को हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम एक एक कंटेंट पे, जितने भी हमने पीछे डिस्कस किए, एक एक कंटेंट पे एक एक वीडियो बनाते जाएंगे और इस तरह से हम अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।